अस्सलामुअलैकुम। नजम सिटी शो में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज और शो में हम लंदन से नजम सिटी साहब को खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं उस घूसे की जो कि इस नए सेटअप के पंजाब इंतज़ाम के मुंह पर लगा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसके हवाले से सबसे बड़ा फैसला जो कि अच्छे खासे डिले के बाद आया और वो हमजा शहबाज के ताज़ा लगाए गए खैमे को बमा काबीना उखाड़ कर ले गया। और परवेज़ इलाही साहब जो कि ये दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो बतौर हुक्मरान तख्ते पंजाब पर बिराजमान हुए चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह डायरेक्शंस दे दी उनके हल्फ के हवाले से भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही यौम तशक्कुर मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ थी, वो फतह याब हो गई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला है जो कि चीफ जस्टिस साहब ने सुनाया और ये कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अदालत ने फैसले में ये कहा कि परवेज़ इलाही साहब की दरख्वास्त मंजूर की जाती है और डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले और आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह दुरुस्त नहीं की गई है, इसलिए ये बरकरार नहीं रह सकती। ये अनलॉफुल है जो 22 जुलाई को रूलिंग डेप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से दी गई। और परवेज़ इलाही साहब को करार दिया गया इस फैसले के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और कहा गया, ऑर्डर किया गया कि चीफ सेक्रेटरी परवेज़ इलाही साहब की बतौर वज़ीर आला तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमजा शहबाज की बनाई गई काबीना तहलील कर दी गई है और परवेज़ इलाही साहब रात 11:30 बजे हल्फ उठाएं। अगर गवर्नर उनसे हल्फ नहीं लेते तो सदर ममलिकत ले लें। इस सिलसिले में इंतजामात और तैयारियां जो हैं वो तो शुरू कर दी गई फौरी तौर पर। लेकिन सेठी साहब ने क्या कहा था हमजा शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बारे में, वो शामिल करेंगे कि अगर किसी तरीके के साथ हमजा जो है वो कल परसों कर भी लेते हैं एक आध सीट ज्यादा और उसके बेसिस के ऊपर वो बन जाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको फिर अदालतों के अंदर से निकाल दिया जाएगा। मुझे जो रुख नजर आ रहा है सियासत का और अदालतों का, जिस तरीके से हर बात पीटीआई की अदालतें जो है उसको सुनने के लिए तैयार हो जाती है। जब भी ये 22 तारीख को जब ये होने जा रहा है, खड्डा पड़ेगा, खड्डे के अंदर अगर हमजा बैठ भी जाता है तो 15 दिन के अंदर अंदर हमजे की छुट्टी हो जाएगी। यानी सूनर और लेटर हमजा शहबाज को जाना होगा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। और एक खत जिसकी वजह से गड़बड़ हुई, उस बारे में सेठी साहब का क्या कहना था? सवाल तो खड़ा हो जाएगा ना कि चॉइस अब खुद क्यों नहीं करते, क्यों वो बीमार है, कोई बयान दे दे, कि खड़े होके कह दें या अदालत में आके कह दे, मगर जरूरत नहीं है। वो तो एक खत लिख दें चॉइस चोरी शुजात अपने नाम से तो मामला हल हो जाता है। मगर बात यह है कि वो मामला हल कैसे होता है। जी। एक सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की मेरा ख्याल एक जजमेंट है जहां ये है कि पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो तो कर तो सकता ही है, मगर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो मूव होती है वो पार्लियामेंट का जो हेड ऑफ पार्लियामेंट में जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जी। हाँ वो करता है पार्लियामेंट्री लीडर। तो ये बाय द वे, मगर ये भी इसके ऊपर भी बड़े मसले हैं। आपको पता है कि वो पार्लियामेंट्री लीडर ने करना था एक डिस्क्वालिफिकेशन और वो की किसी और ने, और इलेक्शन कमीशन का क्या फर्क पड़ता है, पार्टी की तरफ से तो हो गया है जो जिसने भी किया। तो यहाँ बहुत से लूज एंड्स हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की मूव जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस पे सवाल उठ रहे हैं कि कल को चौधरी शुजात हुसैन अगर परवेज़ इलाही साहब के अगेंस्ट चले जाए इलेक्शन कमीशन तो क्या होगा। लेकिन ये एक सेकेंडरी क्वेश्चन है सेठी साहब। पहला सवाल यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम जिन्होंने इस कार्रवाई का बायकॉट किया, यकतरफा फैसले की आप क्या इखलाकी अहमियत या आईनी अहमियत समझते हैं? क्योंकि इस्तेहकाम तो किसी भी तौर ना आता, चाहे फैसला इस तरफ आता या उस तरफ। सेठी साहब जी हाँ, सही कह रहे हैं, इस तरफ आता है उस तरफ आता है, ये ऐसे ही होना था। मगर आप देखें ना, हम जैसे अदना एनालिस्ट हम भी कह रहे थे ये फैसला जो है ये इंसाफ के तकाजे, जो जस्टिस है उसके तकाजे के ऊपर शायद नहीं होगा। और ये तो सियासत बहुत चल रही है यहाँ। देखिए इसमें जो लीगल पॉइंट्स थे वो तो बड़े क्लियर हैं। मेरा ख्याल है ये जो 11 पॉइंट्स है इसके अंदर भी उसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डालेगी, वो अपने बड़े ऑर्डर्स में अंदर जरूर करेंगे। मगर जो रियासत के इदारे हैं उनके जो सियासी रुख है या टिल्ट है वो इमरान खान साहब की तरफ है। ये अब कोई छुपी भी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे है और ये अभी खत्म होने वाली बात नहीं है। नून लीग के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, ना जुडिशरी के अंदर, हायर जुडिशरी के अंदर, खुसूसन जुडिशरी के लीडर्स के अंदर, और ना ही फौज के अंदर। अब बात यह है कि एक मजबूरी के तहत इमरान खान साहब को
इन्होंने मिलकर निकाला क्योंकि वो इनके हाथ से निकल रहे थे और इनको सॉर्ट आउट करने जा रहे थे। मगर इनकी जो कंस्टिट्यूंसीज हैं उसके अंदर अभी भी इमरान खान की बड़ी सपोर्ट है। आपने देखा ये सब घपले जो हो रहे थे, आन जान, ये वो, इमरान खान चुप बैठे, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आई, जी। उन्होंने अपना हाथ ही नहीं दिखाया। हम्म। ऐसे है जैसे उन्हें पता था सब कुछ क्या होने जा रहा है। हम्म। बहरहाल हमें भी पता था क्या होने जा रहा है। जी। अब देखिए ना, बड़ी सीधी सी बात है कि इमरान खान एक खत लिखता है हेड ऑफ पार्टी, हम्म। नॉट हेड ऑफ पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी, बट इज हेड जी। ऑफ पीटीआई। और जी। अपने एमपीएस को कहता है कि आपने वोट करना है पीटी परवेज लाई के लिए। जी। तो जब ये चैलेंज होता है इलेक्शन कमीशन के आगे कि जी आ, एक पार्टी हेड ने ये किया है और पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से ये नहीं हुआ, हम्म। तो इलेक्शन कमीशन का जवाब है क्या फर्क पड़ता है, पार्टी हेड तो पार्टी हेड ही होता है ना। और वो बात भी सही कहते हैं कि पार्टी हेड जो है वही तो पार्लियामेंट्री पार्टी को जो हेड होता है उसी को नॉमिनेट करता है ना। जी। पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड होता है वही एक सरबराह होता है हर चीज का। हम्म। बाय द वे इसीलिए उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब की छुट्टी कराई अदालतों ने, जिसमें जस्टिस एहसन भी, एजाज साहब भी थे, जी। जी। जीआईटी शीआईटी, तो उन्होंने हम्म। ये पक्का कर दिया था कि मियां साहब को सिर्फ डिस्qualify नहीं किया, उन्होंने पार्टी हेड से भी कहा ये ओहदा नहीं रख सकता। जी। जी। तो बात यह है कि उनको पता था कि ये बड़ा पावरफुल ओहदा है, हम्म। तो उससे भी इन्होंने महरूम कर दिया। और हम्म। आज ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी, अच्छा पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड का नाम भी नहीं आया कहीं, हम्म। सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी। अरे भाई, तो और कौन करेगा? पार्लियामेंट्री पार्टी जो होती है तो वो सारे अपने इंस्ट्रक्शंस तो पार्लियामेंट अपने पार्टी हेड से ही लेती है ना। तो बहरहाल छोड़े अब इन बातों को। अब उन्होंने फैसला करना था, उन्होंने कर दिया। और मैं समझता हूँ जुडिशरी जो है ना इस वक्त एक बहुत बड़ा उनके ऊपर एक साया आ गया है, स्पेशली चीफ जस्टिस साहब। मैंने एक अदारिया लिखा था जिससे मैंने कहा था कि हम देखेंगे कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो इंसाफ देते हैं फॉर बेटर और फॉर वर्स। हम्म। मुझे बहुत से ईमेल्स आ रहे हैं और बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि जी अब आप अपना इदारिया लिखिए ना, बताइए कि जो चीफ जस्टिस साहब जिस किस्म के बेंचेस बना रहे हैं और जिस किस्म की कार्रवाई हो रही है, क्या इंसाफ मिल रहा है कि नहीं। देखिए इंसाफ तो मिल रहा है, मगर लग नहीं रहा कि इंसाफ मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि इंसाफ मिलना भी चाहिए मगर नजर भी आना चाहिए। जी। नजर तो नहीं आ रहा, इंसाफ मिल रहा है मगर हम्म। नजर नहीं आ रहा कि मिल रहा है, नजर तो कुछ और ही आ रहा है। तो ये सूरत हाल अब बन चुकी है। और मैं समझता हूँ अभी तो गेम शुरू हुई है। अभी आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान ने जनरल बाजवा के ऊपर अटैक की और न्यूट्रल्स के ऊपर अटैक की, नाम ले लेके सब कुछ हुआ है, पीटीआई ने किया है जो कि किया है। हम्म। और मैं समझता हूँ अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अब नून लीग की तरफ से बंदयाल साहब को टारगेट किया जाएगा। मतलब जिस तरीके से इमरान खान ने जनरल बाजवा को टारगेट किया है इनडायरेक्टली, जी। इधर से भी अब यही शुरू होगा, मीम शुरू होंगी, ये सारी सोशल मीडिया के ऊपर अटैक आएगी बंदयाल साहब के ऊपर। हम्म। ये मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, बुरी बात है, ना बाजवा साहब के साथ होना चाहिए था ना बंदयाल साहब के साथ होना। जी। मगर अब हम अपनी सियासत को और इंसाफ को इस जगह पे ले आए हैं जबकि ये अब इनएविटेबल है। हम्म। मैं आपको बताऊं कि इसके साथ होगा क्या। सवाल पंजाब में क्या होने जा रहा है वो तो बाद में कर लेते हैं, मगर मैं आपको अब जाते जाते बता दूं कि कल मेरा ख्याल है पार्लियामेंट का सेशन कॉल जी। किया जी। हुआ है। जी। कौमी असेंबली का इजलास है। कौमी हम्म। असेंबली का इजलास है। आप सुन देखिए वहां क्या होता है। हम्म। कुछ फायरवर्क्स तो होंगे, ये हो नहीं सकता कि वो चुप कर जाए पार्लियामेंटेरियंस इतने बड़े धक्के के बाद, और इतने बड़े उनके जहन में जो गैर इंसाफ हुआ, इंसाफ ही नहीं हुई, इंसाफ नहीं हुआ। हम्म। तो वहां तो कुछ ना कुछ होगा। मैं ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता, मगर मेरा ख्याल है कि कल पार्लियामेंट के अंदर कुछ फायर क्रैकर्स चलेंगे। मेरा ख्याल है कुछ कानून साजी भी की तरफ भी बढ़ेंगे ये। आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि वक्त आ गया है कि इमरान खान और नवाज शरीफ बैठ जाएं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिख करें, जैसे मैं मोहतरमा बेनजीर और नवाज शरीफ साहब ने किया था एक जमाने में। जी। जी। अब वक्त आ गया कि इन दोनों को इकट्ठे होकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए। और मैंने अर्ज किया था कि उसके अंदर दो चीजें तो बड़ी वाजह हैं कि अब आपको करनी पड़ेंगी, खा उसमें फौरी तौर पे इमरान खान का फायदा हो, मगर जो लॉन्ग टर्म है पाकिस्तान के फायदे के लिए, आइन के फायदे के लिए, वो ये है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको एस्टेब्लिश करना है। जी। सुप्रीम कोर्ट बहुत बहुत पावरफुल हो चुके हैं,
पार्लियामेंट से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। इनको इनके पावर्स को भी अब एग्जामिन करना चाहिए। पावर्स टू क्रिएट बेंचेस, powers to self-appoint themselves, and powers to intervene in, जब जहां उनका दिल चाहता है तो वो पार्लियामेंट की प्रोसीजर्स के अंदर भी इंटरवीन कर जाते हैं, और जहां दिल चाहता है कानून को भी इधर उधर कर देते हैं, जैसे 63A के अंदर इल्जाम लग रहा है। और बड़े, मेरा ख्याल है इत्तेफाक है सब वकला हजरात का कि ये तो 63A में तो इन्होंने अमेंडमेंट कर दी कॉन्स्टिट्यूशन। जी जी बहरहाल जो भी रीराइट कहते हैं, किया। दैट्स द लास्ट वर्ड। लेकिन सेठी साहब इसी बात को लेके जो आपने बात की, फरतुल्लाह बाबर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने आर्टिकल 191 का हवाला दिया जो कि डील करता है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के साथ, और उन्होंने कहा कि इस पर काम होना चाहिए। इस पर अगर कानून साजी की बात की जाए, जिसका हवाला कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपने इजलास के बाद दिया अपनी मीडिया टॉक में कि ऐसे फैसले आने चाहिए जिन पर कौम एतमाद कर सके, उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, यानी उधर भी हुकूमत कुछ करने से माजूर है। फायरवर्क्स तो कुछ नहीं कर सकेंगे, इसके लिए कुछ सॉलिड करना पड़ेगा। इसकी तरफ मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज की मीडिया टॉक में इशारा दिया कि अदलिया बहाली तहरीक का दूसरा मरहला अब शुरू होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज का खत भी रिकॉर्ड पर आ गया, जस्टिस काजी फायज ईसा का, जिसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के हवाले से कुछ निकात उठाए हैं, वो पावर्स जो चीफ जस्टिस को हासिल है उसके बारे में सवाल किए हैं। आपको लगता है कि अब मामलात इस तरफ जाएंगे, अगर हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं कर सकती तो हम इस तरफ जाएंगे जहां बार काउंसिल्स के पहले से ही कुछ एतराजात मौजूद हैं, इसको गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग करेगी? आपने बहुत इंसाइसिव बात की है। काजी फायज ईसा साहब का जो खत आया बड़े वक्त पे आया। उसकी वजह यह है कि उस खत के अंदर दो मोटी मोटी बातें हैं। एक तो ये कि आप चीफ जस्टिस साहब, आप हमें कंसल्ट नहीं करते जब आप इस किस्म के फैसले बेंचेस के बनाते हैं, मगर खसूसन आप जो ये 5 नए जज आप जो सुप्रीम कोर्ट में लाने चाह रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग जो है वो आपने 28 तारीख की रखी। एज सीनियर मोस्ट जज आफ्टर यू, जो कि इंशाल्लाह आगे जाके चीफ जस्टिस बनेंगे, आपने इंतजार नहीं किया 8 दिन के मैं वापस आ जाऊं अपनी समर वेकेशन से और मैं इसमें शामिल हूं, क्योंकि मेरा हक बनता है। और आपने ये फैसला कर लिया कि 5 जजेस किन को लेके आना है और क्यों लेके आना है, और कोई उसमें हमें कंसल्ट वर्ट नहीं किया। और लगता है ऐसे है कि आप पैक करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अपने चहेतों से और अपने हैंड पिक्ड जजेस से, जो कि इंसाफ के तकाजे इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको चाहिए था कि मेहरबानी करते और 7-8 दिन ठहर जाते, मैं आ जाता तो मुझे भी शामिल कर लिया जाता। बहरहाल क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब बहरहाल अब ये है कि जज साहब, चीफ जस्टिस साहब ने 28 को बुला लिया। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मैं समझता हूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब नून लीग हुकूमत जो है सख्त रेजिस्टेंस पेश करेगी। चीफ जस्टिस को जो चाहते हैं वो नहीं होने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे किसी तरीके के साथ इनको नाकाम किया जाए। उसके अंदर 6 वोट होते हैं जी। और 3 वोट होते हैं जो कि एक अटॉर्नी जनरल का होता है, मेरा ख्याल है एक लॉ मिनिस्टर का होता है, और एक शायद बार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जी। इनकी कोशिश होगी कि इसको ये जो ये जजेस चाहते हैं इनको रोका जाए, मगर मैं समझता हूं कि इसकी भी जरूरत नहीं है। वो रोकेंगे और फिर डेडलॉक होगा और फिर और गड़बड़ होगी, और फिर शायद यहाँ भी हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है कि जी वो जो इधर उधर के एक आध जो बंदे हैं वो इधर उधर ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए, इत्तेफाक के साथ होना चाहिए। और जो चीफ जस्टिस साहब जो चाह रहे हैं कि ये पैक करें, ये नहीं करना चाहिए उनको ऐसे। ये देखिए, पहले 2 चीफ जस्टिस के गले पड़ी हुई है उनकी जजमेंट्स, तारीख उनको बड़े बदतरीन तरीके से वाजे करेगी और रिकग्नाइज करेगी। बंदयाल साहब अपनी इज्जत बचाएं, इंसाफ दें और पहचाने जाएं इसके लिए, क्योंकि बंदा शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी सियासत, उनकी प्रेजुडिस जो है उनको किस तरफ ले जा रही है। क्योंकि उनकी जजमेंट्स के ऊपर अब लोग बॉयकॉट करना शुरू कर दिया लोगों ने। ये कमाल ही हो गया है, तो आज तक हमने सुना नहीं था। और तो मैं समझता हूँ जुडिशरी की बहाली के लिए और सेफ गार्डिंग के लिए और उनकी इज्जत के लिए कोई फैसले ऐसे होने चाहिए जो कि इसकी इतनी कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करें। ये कितनी बड़ी बात थी अगर फुल बेंच बैठा देते, 9-10 का बेंच बैठा देते, हफ्ता डिले कर जाते, क्या आसमान गिर जाना था? ये जरूरी था कि आज ही जजमेंट आनी है और आज ही 11:30 बजे जनाब उसकी ओथ टेकिंग होनी है और कल तक चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत होनी चाहिए? यहाँ इरादे क्या है इनके? क्या ये इरादा है कि जितनी जल्दी परवेज इलाही की हुकूमत बने तो फिर इमरान खान जो है पंजाब से और केपी से हमला करे इस्लामाबाद के ऊपर? क्या इसके पीछे ये गेम हो रही है?
तो लोग तो पूछ रहे हैं ये सवाल कि पसूड़ी किस गल दी, अच्छा सेठी साहब, आपने पसूड़ी किस कल गल ये दी। कहा था कि बाइकआउट करके गलती की। आपके ख्याल में ये बाइकआउट करके मिला क्या हुकूमती इत्तेहाद को? अब रेजिस्टेंस की तरफ जाना है। मरियम नवाज साहिबा ने जुडिशल कू इसे करार दिया और हुकूमत को कहा कि डट जाएं। ये तो टकराव की तरफ जाने की बातें हैं। क्या प्लान बी सोच के रखा था इत्तेहादियों ने? कल की मीटिंग में राब्ते अब किए जा रहे हैं हॉटलाइन के ऊपर, लंदन, दुबई, इस्लामाबाद। पहले से जानते थे? क्योंकि धमक तो पहले बता रही थी कि डिसीजन क्या एक्सपेक्टेड है। देखिए, हम तो यही समझते थे, मगर नून लीग वाले समझते थे और पीडीएम वाले समझते थे कि नहीं, हमें एक पूरा रेजिस्ट करना चाहिए और लड़ना चाहिए। अभी भी लोग हैं जो कहते हैं लड़ें। अच्छा, अब सवाल यह है, आपने लड़के देख लिया ना क्या हुआ है। एक तरफ एक पूरा एक प्लान बना हुआ है। अच्छा, अब उस प्लान का दूसरा हिस्सा जो है ये बॉयकॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आपने ठीक है, ये आप या तो आप पहले दिन से आप आते ही ना, आप कहते परवेज इलाही साहब आप जीत गए, हम नहीं आते। आपने पहले ये किया, उसके बाद परवेज इलाही जब वहां गया तो फिर आपने कहा जी हमें तो पता है हमारे साथ इंसाफ नहीं हो, तो फिर छोड़ देते। उसी वक्त कहते जी वी कंसीड। तो अच्छा, ये अब लड़ के कंसीड करना, ये भी एक फलसफा है ना। दो किस्म के फलसफे हैं। एक ये है जी कि लड़ें और हारे, और वो जो है वो बेहतर है इसके बनिस्बत कि आप स्टेप असाइड कर जाएं, या आप इस किस्म के काम ना करें जिसमें इस किस्म की इश्यूज बन जाते हैं और फिर आपको अदालतों के पास जाना पड़ता है या एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना पड़ता है जो आपके खिलाफ है। तो अब बात यह है कि ये सिचुएशन है, ये जो जल्दी 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 ये जो सब कुछ हुआ है, जी। इसके साथ तो वो मेरा जो पुराना मौकफ है कि ये पंजाब हुकूमत बड़ी इंपॉर्टेंट थी इमरान खान के लिए और उन लोगों के लिए जो अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब मैं इससे ज्यादा वाज़ेह मैं क्या करूं। मैंने आपसे इसी प्रोग्राम में पहले कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। जी। ये पैगाम पहुंच गया है, दे दिया गया है। अच्छा। अगर इसको अभी भी नून लीग एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर शिकस्त के लिए तैयार हो जाए। अच्छा। अब ये जो पहली शिकस्त हुई है, इसके बाद एक धमकी आएगी कि जी आप डिसॉल्व करें, नहीं तो हम आ रहे हैं लॉन्ग मार्च ले। अच्छा। उसके साथ डिस्टेबलाइजेशन होगी। इमरान खान को कोई फिक्र नहीं है मईशत चलती है नहीं चलती, डिफॉल्ट होता है, ये होता है, वो कोई नहीं फर्क पड़ता उसका। जी। वो पड़ता तो 4 साल जो हरकतें करता रहा वो ना करता। वो जिस तरीके से आपको जहां छोड़ के गया है उसको पता नहीं था। उसको जब पता लगा कि अब मैं कल जा रहा हूं, उससे पहले एक दिन पहले उसने कहा जी कि 100 अरब रुपया डज पेट्रोल की कीमत जो है ये कर दे, नहीं नहीं बढ़ाते। तो जो कि वादा किया हुआ था आईएमएफ को कि हम बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा नहीं बढ़ाते, देख लेंगे। तो वो तो उसका तो एक सियासी अप्रोच है, उसकी कोई नेशनल अप्रोच तो नहीं है। पार्टी पॉलिटिकल अप्रोच है, नॉट नेशनल अप्रोच। राइट। तो अब बात यह है कि इनका प्रॉब्लम क्या है, हाँ। ये क्या करने आए हुए हैं इस्लामाबाद। जी। इन्होंने जब इस्लाम ये गिराया था हम्म। तो उस वक्त इनकी हुकूमत तो नहीं थी पंजाब में, जी। ऐसे ही है ना। जी। इन्होंने इस्लामाबाद में गिराया हम्म। तो उसके बाद इनको चाहिए था कि 15 दिन के अंदर अंदर एक दो कानून पास करते, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स वो जो करने थे कि जी वो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स नहीं करनी, ओवरसीज का ये वो वगैरह, जी। जी। वो करते, नैब करते। और बाय द वे एक एक दिन का खाता है, जब इन्होंने किया तो एक दिन में किया, जी। तो वो करते और कोई इस किस्म की एक तो छोटी छोटी चीजें करते और उसके बाद ये कहते हैं हम डिसॉल्व कर रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। ठीक है सेठी साहब। अच्छा, तो उस वक्त तो ये सिचुएशन थी कि कोई इनके ऊपर आसमान नहीं गिरा था। नहीं गिरा था। ये हाँ। तो इन्होंने यहां टिक के, हम्म। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने इनको कहा कि टिके रहो टिके रहो टिके रहो, और आप मेहरबानी करके ये मुश्किल फैसले जो है जल्दी जल्दी करें, मुल्क डूब रहा है, मुल्क डूब रहा है। एक पूरी बयानिया बना दिया गया, ठीक है। डिफॉल्ट हो रही है डिफॉल्ट हाँ। हो रही है। मेरे से पूछ लीजिएगा अगले सेक्शन में, मैं आपको बिल्कुल। बताता हूँ कोई डिफॉल्ट शॉल्ट का केस नहीं है। एक ठीक पूरा है। बयानिया बना लिया गया इनको प्रेशर डालने के लिए। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर अगर ऐसे नापसंदीदा फैसले किए गए तो फिर हिमायत की कोई गारंटी क्यों नहीं मांगी गई? ऐसे कच्चे इकदाम क्यों किए गए जो कि बाद में गले को आ रहे हैं? और एस्टेब्लिशमेंट से सबसे ज़्यादा डील करने वाली जमातें इसके मूड को क्यों नहीं समझ पा रही? ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे।
शो में एक बार फिर खुशामदीद। मिफ्ता इस्माइल साहब हमें मईशत के हवाले से यकीन दहानियाँ करा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक सिचुएशन जो है वो स्टेबल हो जाएगी, रुपए के ऊपर जो दबाव है वो भी कम हो जाएगा और कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, बेलगाम हो रही है महंगाई, अगले चंद हफ्तों में उस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन सेठी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि जिस अफरा तफरी में इन बेचारों को आना पड़ा, रिस्क लेना पड़ा, वो कोई डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं था, तो फिर ये बला गले में क्यों डाली सब ने मिलकर? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं पहले कुछ और बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिफॉल्ट का खतरा क्यों नहीं था और क्यों ये बात की। मेरा ये मौकफ है कि ये डिफॉल्ट की बहाना बनाया गया कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ताकि ये डिसॉल्व करके और घर न चले जाए। अगर ये उस वक्त 15 दिन के बाद आने के बाद कीमतें बढ़ाने से पहले ये अगर उस वक्त 2-3 कानून बदल के और डिसॉल्व करके घर चले जाते, उस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी 100 में से 100 थी और इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो थी वो 100 में से 0 थी। उस वक्त अगर कोई इलेक्शन होती 3 माह के अंदर अंदर, इमरान खान ने उड़ जाना था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ इमरान खान का एक ट्रैक रिकॉर्ड था 4 साल का। इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, इनका तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था जो कि बड़ा अच्छा था। तो इनको चाहिए था कि उसी वक्त घर चले जाते और फिर जाके इलेक्शन लड़ते। मगर इनके ऊपर दबाव डाला एस्टैब्लिशमेंट ने कि आप रहें, आप पूरी टर्म कंप्लीट करें, आप इस क्राइसिस को हल करें, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं, आप फिक्र ही ना करें, अभी तो इमरान खान के ऊपर बहुत कुछ है हमारे पास, हम आपको देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको अब अंदर की बातें बता रहा हूं। अब बात यह है कि इनमें से लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि यार चलो कुछ झूले ही ले लीए ऐसी चलो यार ऐसी कोई अच्छा। महीना 15 दिन वास्ते आके की करांगे, ओ यार रह जाओ, अगर वो कहते ने कि करो तो ऐसी करिए ना, नेशनल इंटरेस्ट है, हम तो बड़े पेट्रियाटिक लोग हैं। तो मिनिस्ट्रियां अच्छा। भी मिल रही ने, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हाँ। एस्टैब्लिशमेंट नाल भी बड़े अच्छे तलकात हो गए ने, मजा ही आ गया है, गुड ओल्ड डेज। मैं अच्छा। आपको बता रहा हूँ हाँ। इनका, तो इन्होंने, इनको मियां नवाज शरीफ ने कहा कि देखिए घर आए। हाँ। इन्होंने लंदन जाके बड़ा वहां रोना धोना किया कि नहीं जी ये हो जाएगा, मुल्क डूब जाएगा अगर हमने छोड़ दिया, फलाना हो जाएगा, वो बदनामी हो जाएगी, डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, उसकी डिफॉल्ट हो तस्वीर भी जाएगा। जारी की गई थी उदासियों से भरी, और फिर और जरदारी डार साहब ने साहब भी कन्विंस किया था। जी। डार साहब और मियां साहब कहते रह गए जी। कि कोई खतरा नहीं है डिफॉल्ट का और हमें बिल्कुल कीमतें नहीं बढ़ानी और आप घर आए। इन्होंने फिर कहा अच्छा जी ठीक है जैसे आप कहते हैं। ये वापस आके तो इन्होंने मौलाना फजल और जरदारी साहब से बात की, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं जाने की, अच्छा। हम डट जाते हैं, हमें मिनिस्ट्रियां मिली हुई हैं, ये हम टैकल करते हैं सब कुछ। वो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बदनामी तो नून लीग की हो रही थी, उनको तो झूले मिल रहे थे, उनका तो फॉरेन मिनिस्टर बन रहे थे, इधर आ रहे थे जा रहे थे, उनको क्या था। तो जरदारी साहब तो चाह रहे थे कि जी मेरे जरा थोड़ी सी वो हमें और मिले कुछ। तो इन्होंने फिर कहा मियां नवाज शरीफ साहब को, जी वो पीडीएम वाले नहीं मनते जी। असि तो तैयार है, वो पीडीएम वाले नहीं मनते। तो फिर ये फैसला हुआ आयशा कि ठीक है फिर आप पीडीएम को कहे वो अपना प्राइम मिनिस्टर बना दे, हम हट जाते हैं। जी। फिर पीडीएम ने कहा नहीं 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 हम तो बना ही नहीं सकते, आप ही को रहना पड़ेगा। तो ये बातें चलती रही, टाइम जाया होता ना। इन बिटवीन वो आ गया सर के ऊपर के जी अब कीमतें बढ़ानी है, तो ठा करके इन्होंने कीमतें बढ़ा दी। एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी करो 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 डिफॉल्ट 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 करो करो करो, इन्होंने कहा जो करो करो करो, इन्होंने करता। और ये आवाम ने कहा ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी एक ही कीता तुसी ਜ਼ਾਲਮੋ। और फिर ये कहन जी हली तो ਅਸੀਂ नहीं कीता, हली अगे भी ਅਸੀਂ करना, हली अगे भी ये प्रॉब्लम है साडे। जी। अब आप सोचिए, और अभी हो रहा है जी आईएमएफ, अभी हो रहा है जी आईएमएफ, अभी हो रहा है, वो जुलाई जा रहा है, अभी तो अगस्त के आखिर तक कोई इम्कान नहीं है आईएमएफ का। जी। और सऊदी अरेबिया से जो पैसे आने थे वो भी कोई नहीं आए अभी तक। अच्छा, और डिफॉल्ट जो होनी थी वो भी कोई नहीं हुई अभी तक। जी। मतलब है कि अप्रैल मई जून जुलाई जा रहे हैं, कोई डिफॉल्ट नहीं हुई, राइट। और डिफॉल्ट 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 अभी भी वही लगे हुए हैं। तो अब बात ये है जी, और ये डराना श्रीलंका बन जाएगा, फलाना हो जाएगा। जी। इनको एस्टैब्लिशमेंट का और इमरान खान का प्लान यही था कि इनको रखा जाए टिल अगस्त, इनसे मुश्किल फैसले करा लिए जाए, इनको गाली पड़वा ली जाए, फिर उस वक्त तक आईएमएफ का जो हो जाएगा सारा कुछ, फिर हम अगस्त में कहेंगे इलेक्शन कराओ। अच्छा। अक्टूबर के लिए। हाँ हाँ।
अभी आपने देखा ना वो बातें शुरू हो गई, अक्टूबर इलेक्शन, नहीं, अक्टूबर आपने कहा एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का प्लान था, आप ये ऐड क्यों नहीं करते कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान और जरदारी साहब का प्लान था, जो कि अब सुना है दुबई में कन्विंस हो गए हैं इलेक्शंस के लिए। नहीं, मेरा ख्याल जरदारी साहब रहना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे इलेक्शन हो। वो तो उनको फिर प्रेशर पड़ जाएगा ना, सिंध गवर्नमेंट को डिसॉल्व करो, ये करो वो करो। वो चाहते थे कि रहे थोड़े से और झूले लें हम, अल्लाह ना खैर से। और एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो ऐसे हैं। यहाँ प्रॉब्लम था नून लीग का कि इनका बयानिया ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, और इनकी गवर्नमेंट जो बनाई इन्होंने वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट बना दी। ठीक है। तो तो अब मतलब है फंस गए हैं। हाँ, लेकिन अब सिद्धू साहब। अब इनको समझ नहीं आ रही, और हाँ। इनको हम कह रहे हैं हम्म। कि आज भी अगर आप छोड़ें, आप देखिए पंजाब ने हमने करके देख लिया क्या हुआ। जी। गले को नहीं ना कुछ हुआ, जी। वो होगा भी कुछ नहीं, वो अपने प्लान के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। खान साहब चुप बैठे हैं, हाँ हाँ। ही इज रेडी टू पाउंस ऑन हिम। ये यस। अभी खान साहब इनको अभी धमकियां ही देंगे। हाँ हाँ। अभी इनको कल नहीं निकालेंगे खान साहब, मैं आपको बता दूं। असेंबलियां वो नहीं चाहेंगे तोड़ेंगे। और ये कि अभी आप देखिए इनके बयान आ रहे हैं इनके मिनिस्टर्स के, जी। कि बिजली की कीमत इस महीने इतनी बढ़ेगी, अगले महीने इतनी बढ़ेगी, फिर दिसंबर में जाके इतनी बढ़ेगी। ये तो अभी बताना शुरू कर दिए इन्होंने। हम्म। इनका क्या ख्याल है कि ये दिसंबर तक रहेंगे, कि ये अभी ये बातें कर रहे हैं दिसंबर की, पता नहीं कल को ये अगले जून की बातें करनी शुरू कर देंगी। किस दुनिया में रहते हैं ये मिनिस्टर्स इनके। तो मैं ये समझ रहा हूँ, सॉरी आई एम बीइंग वेरी क्रिटिकल, बट बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ सियासत क्या हो रही है, और पार्टी के मफाद, और पार्टी लीडर के मफाद, और प्राइम मिनिस्टर साहब के मफाद, और कैबिनेट के मफाद। ये मुझे समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं ये लोग। और ठीक है। मैं आपको एक बात बता जी। दूं, इनकी छुट्टी हो जानी है। हाँ हाँ। अगर ये, और उस वक्त होगी इनकी छुट्टी जब ये सारे मोहरे लगा लगो के ना अपने ऊपर बदनामी ले चुके होंगे ना, हम्म। फिर इनको कहेंगे चलो जी जाओ कर। नेकी तो बर्बाद फिर गुनाह कौन लाजिम। सा लेकिन सिद्धू बयानिया साहब, लेके जाएंगे, आपने कहा इलेक्शंस का क्या फैसला हो बयानिया चुका लेके है जाएंगे। और इनको पैगाम दे दिया गया है कि आप खत्म करो ये सारा सेटअप, तो पैगाम इमरान खान साहब को नहीं दिया जा सकता? इमरान खान साहब के हाथ में तो अब सब कार्ड्स हैं, वो केपी असेंबली, पंजाब असेंबली को तोड़ के दबाव बढ़ा सकते हैं अगर वो सीरियस हैं नए इंतखाबात के लिए। देखिए बिल्कुल सीरियस है। मैं समझता हूँ वो बिल्कुल चाहेंगे कि इंतखाबात हों। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान समझता है कि इनको चलने दे, और ये गलत फैसले करें, और ये बदनाम हो। अरे भाई, अभी आपने देखा नहीं बाई इलेक्शन में क्या हुआ। अब ये नून लीग वाले अपने आप को तसल्लियां दे रहे हैं, ओ जी नहीं, ये महंगाई की वजह से नहीं ये हुआ, ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है, ये हमारी सीटें थी नहीं थी, अब तो उनमें से हार गए तो क्या हो गया, और सीट बाय सीट एनालिसिस कर रहे हैं। इनको इस बात का समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त एक परसेप्शन क्रिएट कर दी है मीडिया ने। वो लैंडस्लाइड विक्ट्री की बातें कर रहे हैं, लफ्ज लैंडस्लाइड मीडिया कह रहा है कि जी। इमरान खान की लैंडस्लाइड विक्ट्री, लैंडस्लाइड। हम्म। तो आपका क्या ख्याल है, एमएनएज एमपीएस जो है, जो पहले लाइन लगा के बैठे हुए थे कि जी नून लीग के टिकट लेंगे, वो पसूड़ी पई ही उन्होंने, तो टिकट किधर लेना है। तो और जहां नून लीग का 100% सपोर्ट बेस था, वहां 70 रह गया है, जी। और दिन ब दिन गिर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी अहलिया जो है वो एमपी है, वो मुझे बताती है वहां क्या हो रहा है उनकी कंस्टिट्यूंसी में। वो कहते हैं कि हमारे इस इलाके के अंदर इतनी एमएनएस की सीट, इतनी एमपीएस सारे नून लीग के थे। ये अखाड़ा का सारा जो है डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन है। और अब दिन ब दिन नून लीग जो है वो कम होती जा रही है, और पीटीआई थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो अब बात यह है ठीक है। कि इनको एहसास नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है इनके साथ। हम्म। तो इनको तो अपना बयानिया इस वक्त, अगर इन्होंने इंतजार की और कीमतें बढ़ाई, और ये किया और वो किया, इंतजार फरमाया जी। इनका, तो ये बिल्कुल पूरे ट्रैप, अभी तो 70% ट्रैप में बैठे हुए ना, बाकी 30% रह गया जो कि इनसे इन्होंने करवाना है अगस्त के महीने में। तो अच्छा। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये फंसे हुए हैं इनके, अभी इनको चाहिए अपना बयानिया बनाना। ये सुप्रीम कोर्ट के बेसिस के ऊपर भी एक बयानिया बनता है, क्योंकि अवाम को इस बात का एहसास तो है कि जो हुआ है अनफेयर हुआ है। ठीक है। और बात को आगे भी बढ़ाना है। अब इनको अपना एक बयानिया बनाना पड़ेगा, और दे इलेक्शन कराएं, और अगर इमरान खान जीतता है दे उसके वाले। इमरान खान को मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती, बिकॉज इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की एक लीडरशिप जो है, जी। जी। एक लीडरशिप, जी। जी। या तो इमरान खान आएगा और उनकी छुट्टी करा देगा, और पूरी फिर फौज को साथ लेके और जुडिशरी को साथ लेके एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत बनाएगा। और फिर उसके बाद आप देखिएगा इस मुल्क का हशर क्या होता है। सारी दुनिया इसको आइसोलेट करेगी और बहुत से इश्यूज बनेंगे, वो बात की बात है, विल डिस्कस इट लेटर। खान ठीक है। साहब तो इज अ मेगलोमेनियक,
उनको तो जो जिस यहाँ वो आपको 4 साल में लेके आए हैं, जी। वो तो उनको और 1-2 साल और मिल जाते तो कुछ बचना ही नहीं था इस मुल्क का। बहरहाल ये तो मेरा मौकफ है, लोग नहीं मानते। हम्म। तो अब आप आइए मेरे से पूछिए डिफॉल्ट क्यों, ये डिफॉल्ट बिल्कुल। बिल्कुल है ही नहीं कुछ। ये बहुत डिटेल में करने की बात है, लेकिन आपके एनालिसिस से तो ऐसे ही लगा कि इमरान खान साहब, जिन्हें अनाड़ी कहा जाता था, वो ही सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी साबित हुए हैं, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि गेम पलटी है बल्कि रूल्स भी बदल के रख दिए हैं। तो सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब क्या दांतों में उंगलियां दाबे यूं ही देखते रहेंगे या कोई स्ट्रेटजी तश्कील देंगे? मजीद उनके पास ऑप्शंस क्या बचे हैं ब्रेक के बाद? शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सेठी साहब, पीडीएम के पास अब क्या जवाब रह गया हुकूमत करने का? एमकेएम राब्ता कमेटी का इजलास भी हम सुन रहे हैं कि हो रहा है। तहादियों ने भी ज़ाहिर है देखना है कि इस वक्त तेल या तेल की धार क्या है। दुबई में मौजूद जो जरदारी साहब हैं, उनके बारे में कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि वहाँ उन्हें कन्विंस कर लिया गया है। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर पीडीएम? देखिए आयशा, आपने जाते जाते एक बात कही जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। हम्म। आपने कहा कि जी इमरान खान की स्ट्रेटजी कामयाब हो गई और ये जो मंजे हुए खिलाड़ी थे ये फारग हो गए, जी। ये फेल हो गए। अच्छा। एक्चुअली इमरान खान की कोई स्ट्रेटजी फारग कामयाब नहीं हुई, उसने तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपने आप को बाहर निकलवा लिया। वो कौन सी स्ट्रेटजी उसकी कामयाब हुई? स्ट्रेटजी इनकी फेल हो गई है कि जब इनको एक कदम उठाना चाहिए था हाँ हाँ। और डिसॉल्व करके बाहर आके इलेक्शन जीतनी चाहिए थी ताकि इमरान खान की फारग हो जाता बिल्कुल, जी। इन्होंने हमाकत की हम्म। और बैठ गए और शुरू हो गए अपना काम करने, जिसकी वजह से इमरान खान साहब एक दफा फिर खड़े हो गए। हम्म। तो ये इमरान खान की कोई कारस्तानी नहीं है। इमरान खान ने तो दो चीजें की थी, एक उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक किया, एक उन्होंने जुडिशरी के ऊपर अटैक किया। उनको सॉफन अप कर दिया ताकि जब ये बैठे रहेंगे तो फिर उसको उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो अब वो जुडिशरी उनके हक में आ रही है, हम्म। तो उस हद तक तो वो ठीक है, मगर वो मौका क्यों दिया? जी। अगर आप इलेक्शन की तरफ चले जाते उस वक्त खत्म हो गई थी बात, तो ये सारी चीजें होनी नहीं थी। ऐसा होने से शहबाज शरीफ साहब ने रोका आपके ख्याल में? बाकी अब पूरी काबीना है, एक पीडीएम है, सिर्फ नून लीग के लोग तो नहीं है वहां, जरदारी साहब भी हैं, मौलाना भी हैं, ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है ये। अच्छा, तो ये वे सिर्फ फॉरवर्ड शहबाज शरीफ सेठी साहब की नहीं है। साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इंसाफ का तकाजा यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। आपको लगता है कि आप फुल कोर्ट की तरफ दोबारा अपील की जाएगी कि आप रिव्यू कर लें इस मामले को, इस फैसले को देख लें एक बार फिर, 63A को दोबारा देख लें? तो यार क्या फर्क पड़ता है, कानून के मुताबिक यही बेंच बैठेगा, तो क्या मतलब है कि उन्होंने अभी तक 63A की पूरी जजमेंट ही नहीं दी, जी। वो लेके बैठे हुए हैं, अब इसको लेके बैठ गए हैं। वो तो पसूड़ी में है कि काम चलाया जाए, इमरान खान को मौका दिया जाए, फिर इनको निकाला जाए। वो बातें बाद में ही है। अभी आप देखें ना जो चीफ जस्टिस साहब को जो कर रहे हैं जी। कि जल्दी जल्दी वो कोर्ट के अंदर 5 नए जजेस ला रहे हैं और चुन के हैंड पिक जजेस ला रहे हैं ताकि उनका जो पल्ला है वो भारी हो जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी इत्तला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस हैं जो खुश नहीं है चीफ जस्टिस साहब के मौकफ के साथ और जिस तरीके से वो कोर्ट को चला रहे हैं। और ये सिर्फ काजी फैजी सा की मैं बात नहीं कर रहा, और भी लोग हैं। अगर ये 5, 6, 8 का ये बेंच बना देते, क्यों नहीं बनाया? लोग कहते हैं ना जी वो बाहर गए हुए हैं, ये हम तो सितंबर तक कैसे इंतजार कर सकते? ना सही, वो जड़े इतने है 7-8 उन्होंने इकट्ठा ही कर दियो तुसी। नहीं किया, नहीं किया, डरते हैं कि हाथ से गेम ना निकल जाए। अब वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं कोशिश कि जी किसी तरीके के साथ बेंच को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस में पैक किए जाएं और उसके अंदर डिजर्विंग जजेस, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको नहीं आने दे रहे, जूनियर जजेस को ला रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि मैं समझता हूं ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जो ये करने जा रहे हैं, इसके ऊपर रोकना चाहिए। और जो भी हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है जो कर सकती है इनको करना चाहिए। ऐसे तो बिल्कुल ना लुटमार पाएगी ये। नाउ यू आर गोइंग टू पैक द कोर्ट्स। पहले आपने पैक किया हुआ एस्टैब्लिशमेंट, नाउ यू आर गोइंग टू पैक द कोर्ट्स। जो 4-5 लोग रह गए वो भी फारग हो जाएंगे। तो मतलब ये है, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि बहुत ही खतरनाक किस्म की मूव्स हो रही हैं। एक नया रियासत का ढांचा बनाया जा रहा है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट विल बी ऑल पावरफुल और वो चलाएंगे अपने हाइब्रिड रिजीम्स को। जी। और पहले ये फेल कर चुके हैं और अब फिर ये इससे भी बड़ा फेलियर की तरफ
मुल्क को ले जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं माजरत से ये कहूंगा कि अगर सियासत में कोई जान है इन सियासतदानों में, तो दे हैव टू पुट अ स्टॉप टू दिस, दे हैव टू रेजिस्ट दिस। और अगर इनके पास कोई मवाद है टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग, दे शुड डू इट। उसकी वजह यह है कि ये आइन को डिफेंड करना है। इस वक्त आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यू हैव टू प्रोटेक्ट द आइन। बहुत बड़ी सियासत हो रही है इस वक्त इस मुल्क में। ठीक है, तो इसको मोबिलाइज करने के लिए, इसको तेज करने के लिए आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी का फैसला करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक तो जितनी तदबीरें की गई हैं वो सब गले पड़ी हैं। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे कि बालादस्त हो सके पार्लियामेंट? कौन सी पार्लियामेंट आधी रह गई है? हो सकता है कल ये 10-15 लोग इनके और भी छुट्टी करा दें जी स्पीकर साहब पीटीआई के, ताकि वो भी उनके रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट कर लें, ताकि ये वापस आने का अगर सोच रहे हैं तो इनके लिए मुश्किल हो जाए। तो अब मतलब 2/3 मेजोरिटी है नहीं, 2 वोटों के साथ आप टंगे हुए हैं वहां पार्लियामेंट के। अब पार्लियामेंट की बालादस्ती, और भाई पार्लियामेंट की बालादस्ती करनी है तो फिर इलेक्शन जीत के आए या इमरान खान के साथ बैठे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। इमरान खान के साथ बैठे और बनाए। मगर इमरान खान क्यों बैठे आपके साथ आज? उसको तो फतेह नजर आ रही है, कंप्लीट स्वीप नजर आ रही है उसको। वो क्यों बैठे? मगर मैं इमरान खान को भी ये कहूंगा कि कल आप पछताएंगे। अगर ये इदारे जिस तरीके से ये चल रहे हैं, ये ऐसे ही रहे, तो ये आपके गले पड़ेंगे कल। आपका ख्याल है पहले नहीं पड़े, अब फिर पड़ेंगे। मिडनाइट अदालतें खुल गई थी आपको निकालने के लिए। तो अब बात यह है कि यू हैव टू बी केयरफुल। आप अपना जाती ना सोचें, आप मुल्क का सोचें, आइन का सोचें, नेशनल इंटरेस्ट का सोचें। इस वक्त मौका है आप बैठ जाएं सिविलियंस, विदाउट जुडिशरी, विदाउट एस्टेब्लिशमेंट। उनकी जरूरत नहीं है सहारे की। आप बैठे और फैसले करें कि आपने कैसे करना है। और मेरी रिक्वेस्ट, तजवीज, एडवाइस, एनालिसिस ये होगा कि नून लीग को चाहिए कि इमरान खान साहब को अगली हुकूमत बनने दें, रास्ता खोल दें उनके लिए, बनाएं। मगर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लें ताकि डेमोक्रेसी और आइन प्रोटेक्ट हो जाए अगेंस्ट द ऑनस्लॉट बाय द एस्टैब्लिशमेंट एंड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड बाय द जजेस। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए अगर इमरान खान साहब कोई बैठाना पड़ता है तख्त के ऊपर तो बैठा दें, मगर विद सेफगार्ड्स एंड प्रोटेक्शंस। अगर नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, तो इनका फायदा हो जाएगा। और फिर समझे पता नहीं कौन से केयरटेकर्स आते हैं, कितना अरसा रहते हैं, लॉ ऑफ नेसेसिटी कैसे चलता है, क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो इनकी कोशिश होगी कि फायज ईसा साहब को ना बनने दें चीफ जस्टिस, उससे पहले पहले ही कुछ पैक कर लें अपने कोर्ट तक। अगर फायज ईसा बनता भी है तो वो बिल्कुल एक प्रिजनर बन जाए। दिस इज द गेम दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। अच्छा, सवाल बहुत से हैं, मुझे जल्दी से ये पूछना है, अगर आसिफ अली जरदारी जिन्होंने पहली मूव करके इस मामले को उलझा दिया, वरना तो परवेज इलाही साहब सीधे सीधे वज़ीर आला थे, उन्होंने खत लिखवा दिया चौधरी शुजात हुसैन से, क्या वो चौधरी शुजात हुसैन से इलेक्शन कमीशन में कोई डिक्लेरेशन भिजवा सकते हैं जिससे ये मामला मजीद कॉन्फ्लिक्ट में चला जाए? या अब आपको लगता है कि वो सीधा सामने आके खेलेंगे? पहला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी एक्सपायरी का पता नहीं चला, अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक्सपायरी की कोई गारंटी ली जा सकेगी? नहीं, कोई गारंटियां क्या है? अभी आपने देख ही लिया, वो कुछ जर्नलिस्ट हैं हमारे दोस्त, नेक नियति से कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि जाओ। अच्छा, उधर से फिर वो प्रेसिडेंट साहब के साथ कुछ हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, वो राब्ते में हैं कि जी आप कोई रोल प्ले करें। वो कहना हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर दोनों साइड्स को तैयार होना पड़ेगा। तो फिर जब दोनों साइड्स की बात आती है तो फिर अच्छा जी कौन पहल करेगा? तो पहले आप वाली बात तो है नहीं यहाँ। तो शहबाज शरीफ साहब क्या तैयार है बात करने के लिए इमरान खान के साथ? यस। क्या इमरान खान तैयार है शहबाज शरीफ के साथ बात करने के लिए? नो। असद उमर साहब कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अच्छी तजवीज है, जरा थोड़ा बहुत वो सेकंड टियर लीडरशिप बैठ जाए जरा आपस में। अरे भाई, दिस इज जस्ट अ टाइम अटेम्प्ट टू गेन टाइम। असली तैयारी हो रही है किसी और चीज की। अच्छा, अभी महीना इनको और रह गए। अच्छा, हाँ, अक्टूबर में इलेक्शन लेनी है, अगस्त के अंदर खत्म करना है इनको। उस देर में कीमतें और बढ़ाएं, और ये करें और वो करें और वो करें और इनकी बेइज्जती करें और इनको धमकियां दें। इमरान खान अब धमकियां देनी शुरू करेगा ना इनको आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। हमारे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, घर जाओ घर जाओ घर जाओ। इनको घर जाते जाते 15-20 दिन लग जाएंगे परफेक्ट, उतनी देर में और ये बढ़ा दिया वो बढ़ा दिया।
ये ड्रामा हो तो रहा चौधरी है। शुजात आप हुसैन। मुझे कल वाले प्रोग्राम में मेरे से पूछिएगा जी कि ये डिफॉल्ट का ड्रामा क्या था। जी क्या है बिल्कुल। भी कोई डिफॉल्ट का खतरा या कोई और चक्कर था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इस बारे में कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ ऐसे कोई थ्रेट उन्होंने मौजूद नहीं है, उन्होंने कुछ हमें। लेकिन सेठी साहब, मैंने चौधरी शुजात के हवाले से आपसे पूछना था, क्या वो ऐसा मूव कर सकते हैं चौधरी परवेज इलाही के अगेंस्ट? पार्टी सरबराह का खत नहीं माना गया अगर? देखिए, ये अब सियासी गेम है, ये पॉलिटिकल, ये लीगल गेम नहीं है। अब परवेज इलाही जो है इज द लीडर ऑफ ऑफ दैट पार्टी। अब चौधरी शुजात क्या करेंगे? इनको निकालेंगे, वो कहेंगे जी इनकी बात नहीं हम मानते। अब तो हो गया जो होना, पानी जो फिर हो गया। गया होना था। आप छोड़ दें ये सारा, चौधरी शुजात और ये वो पार्टी उनके खिलाफ बगावत कर देगी। ठीक है, वो नई ऐसी कोई पार्टी बना लेंगे, पॉसिबिलिटी? हाँ। पीएमएलपी। फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, ऐसी कोई तो इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। और फिर सेठी साहब का ये एनालिसिस कि आखिर इलेक्शंस की तरफ जाना ही होगा। इससे पहले इमरान खान साहब जिस बात पे जोर दे रहे थे सब इनकारी थे, लेकिन अब लगता है मामला उसी तरफ जाएंगे। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।